डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने गुजराती के पीरियड में एकम एक व्याकरण, इसमें हमने समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द देखे थे। आपको विरुद्धार्थी और समानार्थी ये दोनों ही अपनी नोट में लिख लेने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अब आज हम आगे बढ़ते हुए यूनिट एक में से ही, एकम एक में से ही जोड़नी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो इसके पहले भी आपने जोड़नी के बारे में सीखा ही है। आगे देखते हुए हम अब देखेंगे कि जोड़नी क्या अहमियत रखती है। तो सबसे पहले भाषा शिक्षणમાં जोड़नीનું खूब महत्व છે। तो यहाँ जो हमारी ज़ुबानदानी तालीम है, इसमें ये जो जोड़नी है, जिसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग कहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। जोड़नीना सामान्य फेरफारथी पण अर्थ बदलाई जाए छे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर जोड़नी में लिखते वक्त स्पेलिंग में थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाती है तो वो शब्द का अर्थ पूरा बदल जाता है। इसलिए हमें ये सब बारीकियों का ध्यान रखना है, खासकर भाषा शिक्षण में। मिसाल के तौर पे गण और घण, ये स्वर व्यंजन सिखाते वक्त मैंने कुछ लफ्ज़ों के आपको फ़र्क बताए थे कि जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन बारीकी से अगर ध्यान दो तो इसमें फ़र्क है। जो पहला गण है इसमें ग गरुड़ नो ग है, और दूसरा जो घण है इसमें घ घर नो घर, घ घर नो घ है। तो ये दोनों ही भले ही प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे लगे, लेकिन लिखते वक्त अगर हम इसमें मिस्टेक करते हैं तो पूरा अर्थ बदल जाएगा। जैसे गण, पहला वाला जो गण है जिसमें गरुड़ का ग इस्तेमाल किया गया है, वो गण का मतलब होता है टोळू, समूह यानी गिरोह। और उसके अपोज में घण, जिसमें घ घर का घ यूज़ हुआ है, उसका अर्थ होता है मोटो हथौड़ो यानी बड़ा हथौड़ा। ऐसे ही दूसरी मिसाल के ज़रिए अगर समझे तो परिणाम और परिमाण, यहाँ अगर हम ध्यान नहीं दें तो बिल्कुल दोनों एक जैसे हमें लगेंगे। परिणाम परिमाण ऐसा लगेगा ये दोनों एक ही लफ्ज़ है, लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा तवज्जो देकर पढ़े, ध्यान से पढ़े, तो हमें समझ में आएगा कि परिणाम और परिमाण में दोनों परि आगे का जो है वो तो एक ही है, लेकिन अणाम और माण इसमें आगे अण और म अपनी जगह बदलते हैं, तो इससे पूरा अर्थ बदल जाता है। तो परिणाम का अर्थ क्या होगा? परिणाम एटले फल, यानी हम कोई भी चीज़ मेहनत करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी परीक्षा के लिए आपने मेहनत की तो आपको उसका क्या परिणाम मिला, आपको उसका क्या फल मिला, ये यहाँ परिणाम का अर्थ होता है। और अगर परिमाण का अर्थ देखें तो परिमाण यानी माप, जिसे हम नाप कहेंगे। किसी भी चीज़ का माप लेते हैं उसे परिमाण कहेंगे गुजराती भाषा में। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए अब किस तरीके से अलग अलग प्रकार से, अलग अलग किस्म से जोड़नी का फ़र्क हमारे सामने आता है, इसकी तरफ हम थोड़ा ध्यान करेंगे। तो हस्व दीर्घना कारणे थता जोड़नी भेद अने अर्थभेद। अब हस्व और दीर्घ मैंने आपको आगे के पीरियड में हस्व और दीर्घ का फ़र्क बताया था स्वर सिखाते वक्त, कि किस तरह हस्व यानी छोटी ई या छोटा ऊ और दीर्घ यानी बड़ी ई या बड़ा ऊ, जिसको बोलते वक्त हमें थोड़ा हमारी आवाज़ में वज़न या हल्कापन आता है। हस्व बोलते टाइम थोड़ा हल्कापन रहता है और दीर्घ बोलते टाइम थोड़ा वज़न रहता है आवाज़ में। तो ये हस्व दीर्घ की वजह से कहाँ कहाँ जोड़नी में फ़र्क आता है और उसका अर्थ बदल जाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिन, ये जो दिन में है ये हस्व ई है, उसका अर्थ होता है दिवस। और ये जो दूसरा दिन है इसमें दीर्घ ई है, ये दिन का मतलब होता है गरीब। तो ये भले ही प्रोनाउंसिएशन में हमें एक जैसे लगे या दिखने में भी हमें ऐसा लगा कि एक हस्व दीर्घ के फ़र्क से क्या हो जाएगा, कभी हम इधर हस्व ई लिख देते हैं दिन में तो कभी दीर्घ ई लिख देते हैं, लेकिन भाषा में ये गलती बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि इससे शब्द का अर्थ बिल्कुल भी बदल जाता है।
तो अक्सर परीक्षा में भी आपको आता है ये कि दिन, इसका अर्थ होता है दिवस, और जो दूसरा वाला दिन है दीर्घ ई वाला दिन, वो उसका अर्थ होता है गरीब। यहाँ गुण, तो यहाँ आप देखेंगे कि नीचे ह्रस्व ऊ है यानी छोटी ऊ है, तो ये गुण का मतलब होता है विशेषता, मतलब कोई भी खूबी। और दूसरा ये जो गुण है इसको थोड़ा हम वज़न देके पढ़ेंगे, गुण, तो ये जो नीचे गुण है इसका दीर्घ ऊ लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है थैली। ऐसे ही इसमें ह्रस्व ई लगा है जिन, तो इसका अर्थ होता है जैन तीर्थकर। जैन का मतलब होता है जो जैन समुदाय है, जैन धर्म के लोग हैं, वो जहाँ इबादत करने जाते हैं उसे जैन तीर्थकर कहते हैं। और ये जो नीचे वाला जिन है, ये लफ्ज़ का अर्थ होता है एक जातनु भूत, यानी एक प्रकार का भूत, जिसे हम जिन्नात भी कहते हैं। अब स्वरना अर्थ भेद वाला शब्दों, तो स्वर भी मैंने आपको सिखाए हैं, कौन कौन से हैं हमारे स्वर और कितने हैं आपको याद होगा ही। तो गुजराती भाषा में 13 स्वर है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह, और रू भी आता है इसमें, कुल मिला के 13 होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्वर के फ़र्क से कैसे अर्थभेद हो जाता है या मीनिंग में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे अपेक्षा, अपेक्षा में पहला जो अक्षर है अ, ये स्वर है। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा, आशा, यानी एक्सपेक्टेशन, हम किसी से उम्मीद रखते हैं वह। और दूसरा है उपेक्षा, यहाँ दोनों एक जैसे है, अपेक्षा उपेक्षा, लेकिन जो पहला लफ्ज़ है वो स्वर में उसके फ़र्क है। पहले में अपेक्षा में अस्वर है और दूसरे में ऊ स्वर है। तो उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार, ध्यान ना आपो, यानी किसी को हम अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, या किसी को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, ये उसका अर्थ होता है। उपहार, अब यहाँ उपहार का मतलब होता है भेंट, बख्शिश यानी गिफ्ट, और दूसरा है उपाहार। तो ये बिल्कुल आपको एक जैसे लगेंगे, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ उपहार में प के बाद प्लस अ स्वर नहीं हुआ है, और यहाँ उपाहार में प के बाद प्लस अ स्वर किया गया है, प वत्ता अ इज इक्वल टू आ, उपाहार। तो यहाँ अ स्वर को ऐड करते ही इसका अर्थ बदल जाता है। उपाहार का मतलब होता है नाश्तो, यानी हम जो सुबह में नाश्ता करते हैं वो। अब शस्त्र यानी हथियार, और शास्त्र यानी धर्म ग्रंथ, यहाँ भी श प्लस अ स्वर मिलाया तो शाह हो गया। शस्त्र यानी हथियार और शास्त्र यानी धर्म ग्रंथ, जैसे कि हमारा कुरान है, हिंदू संस्कृति का गीता है, क्रिश्चियंस का बाइबल है, तो ये धर्म ग्रंथ को शास्त्र कहेंगे। बेहोश, तो बेहोश का मतलब होता है बेभान, यानी बेहोश हो जाना, सूध ना होना, बेसुध हो जाना। और दूसरा उससे मिलता जुलता लफ्ज़ है बाहोश, यहाँ भी थोड़े से फ़र्क की वजह से पूरा अर्थ बदल जाता है। बेहोश का अर्थ होता है बेभान, बेसुध, और बाहोश का मतलब होता है काबिल, यानी काबिल, किसी चीज़ में हुनरमंद हो वह। तो ये हो गए स्वर के अर्थभेद वाले शब्द। अब आगे देखेंगे विविध ध्वनि भेद वाला शब्दों। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, बोलते वक्त जो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान दो तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे अस्त्र यानी हथियार, फेंकने वाला, यानी जैसे हम मिसाल के तौर पे भाला ले सकते हैं। भाला जो होता है वो हम दूर से फेंक कर किसी पर भी वार कर सकते हैं। और शस्त्र, इसका मतलब ही हथियार ही होता है। अस्त्र और शस्त्र दोनों का मतलब हथियार होता है, लेकिन अस्त्र ये कौन सा हथियार है? फेंकने वाला, जैसे मैंने मिसाल बताई आपको भाला। और शस्त्र भी हथियार है, लेकिन ये कौन सा है? मारवानू। इसमें हम मिसाल लेंगे तलवार, जो फेंका नहीं जा सकता है, हम उससे डायरेक्ट ही मतलब वार कर सकते हैं। कागड़ों, अब यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि अड़ और र या अड़ और ड,
इसका फ़र्क भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़बान की आसानी के लिए हम अड़ की जगह पे र या अड़ की जगह पे ड लगा देते हैं, लेकिन इससे भी शब्द का अर्थ पूरा बदल जाता है, जो यहाँ हमें देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कागड़ो, यहाँ अड़ है, अड़ नड़ नो अड़, तो कागड़ो का मतलब होता है पत्रों यानी पेज, वर्क। और यहाँ कागडो, यहाँ ड, डगलानो ड इस्तेमाल किया गया है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही होता है, लेकिन अड़ और ड के फ़र्क से पूरा अर्थ बदल जाता है। कागडो यानी एक पक्षी, क्रो। नर यानी पुरुष, आदमी, यहाँ र रमकड़ानो र लगा है। और यहाँ देखेंगे नड़ तो अड़ लगा है, ये पानी नो नड़ यानी पानी का जो नल होता है वो, तो र और ड़ ये दोनों के फ़र्क से भी कितना शब्द का अर्थ बदल जाता है, ये आपने देखा। फिर निधन यानी अवसान, मृत्यु, किसी का मर जाना, किसी का निधन हो जाना। और उसके अपोज में है निर्धन, बोलते वक्त थोड़ा गौर कीजिएगा, निधन और निर्धन। तो यहाँ निधन में ध के ऊपर रेफ नहीं है और निर्धन में ध के ऊपर रेफ है, मतलब इसका अर्थ होता है गरीब या रंक। आगे देखेंगे र और अड़ भेद वाला शब्दों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि र और अड़ से भी काफ़ी लफ्ज़ों में फ़र्क आता है। जैसे अफर तो मक्कम यानी अडग यानी अपनी बात पर कायम रहना, अपने फैसले में बिल्कुल भी छूट छाट नहीं देना। और अफड़, यहाँ अड़ है, अफड़ यानी निष्फल, नाकामयाब, किसी चीज़ में नाकामयाब हो जाना, निष्फल हो जाना। कठोर यानी निर्दय, जिसे हम कहेंगे सख्त दिल। और यहाँ दूसरा है कठोर, र और अड़ का फ़र्क देखिए, कठोर मतलब निर्दय यानी सख्त दिल, और कठोर अड़ यानी एक द्विदल अनाज, जैसे कि हम जो दाल वगैरह खाते हैं, जैसे मठ है, मूंग है, चौली है, वाल है, ये सब जो है उसे गुजराती भाषा में कठोर कहेंगे। वार यानी विलंब, विलंब यानी किसी चीज़ के लिए देर हो जाना, जैसे हम गुजराती में कहेंगे कि तमने आववा माटे કેટલી વાર लागशे, मतलब आपको आने में कितनी देर लगेगी। तो ये वार का मतलब होता है एक तो विलंब यानी देर होना, और दूसरा है दिवस, दिवस यानी दिन, जैसे हम लगाते हैं ना दिन के आगे, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसा। ये वार के मतलब दो मीनिंग होते हैं। और उसके अपोज में है वाड़, अड़, तो वाड़ का मतलब होता है केश यानी हमारे बाल। आगे देखते हैं श और स भेद वाला शब्दों। श यानी शरणाईनो श और स यानी ससलानो स। ये बोलते वक्त ही आपको श यानी जिसे आप कहेंगे बड़ी शीन और स यानी छोटी सीन, तो इसके लगाने से भी शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे पहला है सुर, जिसमें स ससलानो स लगा है, तो सुर का मतलब होता है स्वर और यानी आवाज़। और दूसरा जो शरणाईनो श है उसका शुर अगर लगाएंगे, दूसरा श लगा देंगे, बड़ी शीन लगा देंगे, तो उसका मतलब होता है पराक्रमी यानी बहादुर, शूरवीर जिसे कहेंगे। फिर देखेंगे साल यानी वर्ष, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ईयर्स। फिर शाल यानी ऊनी कामड़ी, मतलब ठंडी के मौसम में जो हम ठंड से बचने के लिए जो शाल ओढ़ते हैं उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। सांप, तो इसका अर्थ होता है सर्प यानी स्नैक, जिसके डसने से जान भी जा सकती है। और दूसरा है शाप, इसमें शरणाईनो श है, शाप, शाप यानी बद्दुआ, जैसे हम किसी को बद्दुआ देते हैं कि भाई मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि भाई आगे की ज़िंदगी में तुम्हें कुछ तकलीफ़ हो, ऐसा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मिसाल थी। शाप का मतलब होता है बद्दुआ। शरत यानी होड़, स्पर्धा, किसी चीज़ की शर्त हम लगाते हैं ना। और सरत, ये ससले वाला स है, सरत यानी ध्यान, लक्ष्य, हमारा ध्यान। आगे देखेंगे अनुस्वार्थी तथा शब्द भेद वाला शब्दों। अनुस्वार ये हमने पहले सीखा है, अनुस्वार यानी डॉट, जो
शब्द लिखते वक्त ऊपर की तरफ आता है बिंदी की तरह, डॉट कहेंगे जिसे, बिंदु कहेंगे। तो अनुस्वार लगाने से या नहीं लगाने से भी शब्दों के अर्थ में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। जैसे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, मेरे तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान दीजिएगा। उदर, उदर का मतलब होता है पेट, और दूसरा है उंदर। अब उंदर में आप देखेंगे यहाँ ऊ के ऊपर अनुस्वार है, छोटा सा बिंदु डॉट लगा है, तो उंदर का अर्थ होता है एक प्राणी, मतलब चूहा। तो यहाँ अनुस्वार नहीं लगाने से उदर का मतलब पेट होता है, और अगर ये उदर में एक अनुस्वार लग जाए ऊ के ऊपर तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, उंदर। तो वो एक प्राणी बन जाएगा, मतलब उसका मीनिंग होगा चूहा। एकाकी, एकाकी मतलब एकलू यानी अकेला। और एकांकी, क के ऊपर डॉट है, अनुस्वार है, वहाँ गौर कीजिएगा। एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाड़ू नाटक। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है हमारे अभ्यासक्रम में कि एक अंक वाला जो नाटक होता है, जिसे हम स्टेज पर भी एक्ट कर सकते हैं, तो उसे एक अंकी नाटक भी कहेंगे। तो उसे कहते हैं, ये गुजराती साहित्य का एक साहित्य प्रकार है एकांकी। नाटक में एक अंक वाला, दो अंक वाला ऐसे नाटक भी आते हैं। तो यहाँ एकांकी मतलब एक अंक वाला नाटक, और अनुस्वार बिना का एकाकी मतलब एकलू, अकेला। अब यहाँ कूची, कूची यानी गली, मोहल्ला। और कुंची, क के ऊपर अनुस्वार है, कुंची मतलब चाबी, की। बगलो, बगलो मतलब एक पक्षी, बगला। और बंगलो, बंगलो मतलब ब के ऊपर जो अनुस्वार है उसे देखिए, बंगलो, इसका मतलब होता है आलीशान मकान। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह ह्रस्व दीर्घ की वजह से, स्वर के अर्थभेद की वजह से, विविध ध्वनि भेद की वजह से, र और अड़ की भेद की वजह से, श और स के भेद की वजह से, और अनुस्वार के भेद की वजह से जो लफ्ज़ों का अर्थ है, शब्द के अर्थ है, वो बिल्कुल भी बदल जाते हैं। यहाँ और भी एक देखेंगे, माँ, इसमें अनुस्वार नहीं है, जिसका मतलब होता है माता, मतलब माँ। और माँ मतलब इसके ऊपर अनुस्वार है, इसका अर्थ होता है अंदर। मतलब अगर आपको कोई सवाल पूछे कि आपका छोटा भाई कहाँ है, तो गुजराती में आप कहोगे कि ए घर माँ छे, घर माँ छे, तो ये माँ के ऊपर अनुस्वार आएगा, मतलब कि घर के अंदर है। और अनुस्वार बिना का जो माँ है उसका अर्थ होता है माता, मदर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब जोड़नी के भेद आपको समझ में आ गए होंगे, और हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से भाषा में हम बहुत बड़ी, मतलब कि अर्थ बदल जाता है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो हमेशा लिखते और बोलते वक्त हमें जोड़नी का, उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए, और ये गलती ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये भी सब आपको अपनी नोट में लिख लेना है। आपको आज वर्कशीट भी मिल जाएगी, वो सवाल जवाब, वो स्वाध्याय भी आपको अपनी नोट में लिख लेना है। नेक्स्ट पीरियड में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।